Brought to you by Infinix and Himalaya Pure Hands. शो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है। अपनी और अपनों की सेहत की सलामती चाहते हैं तो जान लीजिए हाथ धोना है बेहद ज़रूरी, इसलिए हाथों की धुलाई भी कड़ाई भी दोनों ज़रूरी हैं। अब शो को आगे बढ़ाते हैं। तेल उत्पादक देशों के सबसे ताकतवर संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक के एक फैसले ने दुनिया के कई देशों की नींद उड़ा दी है। 5 अक्टूबर को ओपेक प्लस ने ऐलान किया कि वे अगले महीने से तेल का प्रोडक्शन घटा देंगे। इसको लेकर अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश चिंतित हैं। अमेरिका ने पिछले दरवाजे से सऊदी अरब के सामने मनुहार भी की, लेकिन उसने पीछे हटने से मना कर दिया। सऊदी अरब ओपेक प्लस के सबसे प्रभावशाली सदस्यों में से है। उसका कहना है कि प्रोडक्शन कट समय की मांग है, वो अमेरिका की बात नहीं मानेगा। इस फैसले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सऊदी अरब को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। तो आज हम जानेंगे ओपेक की पूरी कहानी क्या है, ओपेक ने तेल का प्रोडक्शन घटाने की बात क्यों कही और अमेरिका और सऊदी अरब के बीच तकरार क्यों शुरू हुई। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। 20वीं सदी की शुरुआत में तरक्की का पहिया तेजी से घूमने लगा था। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री विकसित हो रही थी, प्लेन का आविष्कार हो चुका था, युद्ध के मैदान में टैंकों की एंट्री हो रही थी, नई नई गाड़ियां आ रही थी, दुनिया तेल की प्यासी थी। तेल निकालने वाली कंपनियों के बीच जबरदस्त संघर्ष चल रहा था। इसकी वजह से मार्केट अस्थिर था, अनस्टेबल था। तेल की कीमतों पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं था। दूसरी तरफ सोवियत संघ तेल का उत्पादन बढ़ा रहा था। इससे पश्चिमी कंपनियों को खतरा महसूस हुआ। अगस्त 1928 में 3 बड़ी तेल कंपनियों रॉयल डच शेल, ब्रिटिश पेट्रोलियम और स्टैंडर्ड ऑयल के प्रतिनिधि स्कॉटलैंड के एक किले में इकट्ठा हुए। तीनों ने आपस में समझौता कर लिया। वे आपसी सहमति से तेल का उत्पादन, ट्रांसपोर्ट का खर्च और कीमत तय करने के लिए राजी हो गए। इस समझौते की शर्तें कई सालों तक बाहर नहीं आई। इसके चलते कई छोटी मोटी कंपनियां डूब गईं। वे इस गिरोहबाजी के आगे टिक नहीं पाए। आगे चलकर इस गिरोह में रॉयल डच शेल, बीपी और स्टैंडर्ड ऑयल के अलावा 4 और तेल कंपनियां शामिल हुईं। इन कंपनियों के गिरोह को 7 सिस्टर्स के नाम से जाना गया। 20वीं सदी के शुरुआती दौर में मध्य पूर्व एशिया और अफ्रीका के देशों पर यूरोप के देशों का दबदबा था। तेल कंपनियां इन्हीं देशों की थीं, इसलिए उन्हें सरकार का पूरा समर्थन मिला। इसकी बदौलत उन्होंने इन इलाकों में तेल के उत्पादन पर नियंत्रण रखा। वे अपनी मर्जी से कीमत तय किया करती थीं, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। कंपनियों का रुतबा इस बात से समझिए कि उनके इशारे पर सरकारें बनती और बिगड़ जाया करती थीं। फिर सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। 1945 में जब युद्ध खत्म हुआ तब तक ग्लोबल पॉलिटिक्स की तासीर बदल चुकी थी। यूरोप के देश तबाही की विभीषिका से उबरने में जुटे हुए थे। उपनिवेशों पर शासन करना मुश्किल हो चुका था। दूसरी चीज़ ये भी हुई कि उपनिवेशों में राष्ट्रवाद की भावना का उभार भी हो रहा था। वहाँ रहने वाले लोग आज़ादी की मांग उठा रहे थे। उसी दौर में मिडिल ईस्ट में तेल की नई और बड़ी खदानों की खोज हुई। प्रोडक्शन बढ़ा तो कंपनियों ने वेनेजुएला और मिडिल ईस्ट के कच्चे तेल का दाम घटा दिया। इससे संबंधित देश नाराज हुए। तेल उनकी धरती से निकल रहा था, लेकिन कीमत कोई और तय कर रहा था। इसको रोकने के लिए सितंबर 1960 में इराक की राजधानी बगदाद में 5 देशों के प्रतिनिधि जमा हुए। ये देश थे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। वे तेल कंपनियों से मिलने वाला शेयर बढ़ाने का रास्ता खोज रहे थे। वे ये भी चाहते थे कि कीमतें तय करने में उनकी भी भूमिका हो। इसी इरादे से उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक की स्थापना की। मिडिल ईस्ट के देश ओपेक का हेडक्वार्टर बगदाद या बेरूत में बनाना चाहते थे, लेकिन वेनेजुएला न्यूट्रल लोकेशन पर अड़ा रहा। तब उन्होंने स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अपना मुख्यालय बनाया। 5 बरस बाद स्विट्जरलैंड ने ओपेक को डिप्लोमेटिक छूट देने से मना कर दिया। इसके बाद से ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। 1960 के दशक के आखिरी सालों में दुनिया भर के 85% तेल उत्पादन पर 7 सिस्टर्स कंपनियों का कंट्रोल था। धीरे धीरे ओपेक के देशों ने ऑयल रिजर्व्स का कंट्रोल अपने हाथों में लेना शुरू कर दिया। 7 सिस्टर्स का रुतबा घटने लगा और कुछ समय बाद उनका शेयर घटकर 10% तक आ गया। ओपेक में फिलहाल 13 देश हैं। कच्चे तेल के उत्पादन पर नियंत्रण बढ़ाने और मार्केट को कंट्रोल करने के इरादे से 2016 में 10 और देश ओपेक का हिस्सा बन गए। वे आधिकारिक सदस्य तो नहीं है, लेकिन उनकी पेट्रोलियम से जुड़ी नीतियां संगठन के जरिए ही तय होती हैं। इन नॉन मेंबर स्टेट में सबसे अहम देश रूस था। इस कोलैबोरेशन को ओपेक प्लस के नाम से जाना जाता है। ओपेक के सदस्य देश दुनिया की कुल जरूरत के 40% तेल का उत्पादन करते हैं। उनके पास दुनिया के कुल ऑयल रिजर्व का लगभग 80% हिस्सा रखा है। अगर ओपेक प्लस की बात करें तो प्रोडक्शन
55% और रिजर्व 90% तक पहुंच जाता है। इस आंकड़े से आपको ओपेक की अहमियत का सहज अंदाजा हो गया होगा। जहाँ तक ओपेक के प्रभाव की बात है, इसका पहला उदाहरण 1973 में देखने को मिला था। अक्टूबर 1973 में इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। अमेरिका इजराइल का सहयोगी था, उसने इजराइल के लिए अरबों की सैन्य मदद भेजी। बदले में ओपेक ने अमेरिका और इजराइल के दूसरे सहयोगी देशों पर ऑयल एम्बार्गो लगा दिया। उन्होंने तेल का प्रोडक्शन भी घटा दिया। इसके चलते तेल के दाम 400% तक बढ़ गए, महंगाई बढ़ने लगी, पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लगने लगी। पहली बार अमेरिका को इस तरह की चुनौती मिल रही थी, उसे झुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस घटना ने ओपेक के महत्व को स्थापित कर दिया था। 1970 के दशक में ओपेक को एक ऐसे संगठन के तौर पर देखा गया जो अकेले दम पर पश्चिमी देशों को झुका सकता है। इसी दौर में इन देशों ने तेल के मार्केट पर एकाधिकार भी स्थापित किया, लेकिन जल्द ही माहौल बदल गया। सदस्य देशों के बीच तकरार होने लगी थी। 1980 में ईरान और इराक के बीच युद्ध शुरू हो गया। 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया। इसके अलावा सदस्य देशों के बीच अलग अलग मुद्दों पर टकराव था। वे साझा हित की बजाय निजी हितों पर ध्यान देने लगे। उनके बीच कीमत तय करने को लेकर भी मनमुटाव हुआ। इसको लेकर ओपेक की अहमियत घटने लगी। आज हम ओपेक की चर्चा क्यों कर रहे हैं? दरअसल एक बार फिर से ग्लोबल पॉलिटिक्स के केंद्र में ओपेक की वापसी हो रही है। 5 अक्टूबर को ओपेक ने ऐलान किया था कि वो नवंबर से कच्चे तेल का उत्पादन घटा देगा। सऊदी अरब ओपेक के कुल प्रोडक्शन का 1/3 हिस्सा देता है। इस नाते ग्रुप में वो सबसे अधिक प्रभावशाली है। उसके अमेरिका के साथ अच्छे संबंध भी रहे हैं, इसलिए अमेरिका ने सऊदी अरब से बात की, कहा कि 1 महीने तक इंतजार करें, अगर फिर भी लगता है कि प्रोडक्शन घटाने की ज़रूरत है तो घटाएं। लेकिन सऊदी ने इस पर ध्यान देने से मना कर दिया। अमेरिका का कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया पहले से ही ऊर्जा संकट से जूझ रही है। नए प्रोडक्शन कट से तेल की कीमतें और बढ़ जाएंगी। इसका सीधा फायदा रूस को होगा। अमेरिका ने आरोप भी लगाया कि सऊदी अरब ने दबाव डालकर बाकी सदस्य देशों को मनाया है और वो रूस के हित में काम कर रहा है। सऊदी अरब ने इन आरोपों से इनकार किया है। उसने कहा कि प्रोडक्शन में कमी से तेल की कीमतों में संतुलन आएगा और मार्केट स्टेबल होगा। 13 अक्टूबर को अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने कहा कि उनका देश सऊदी अरब के साथ रिश्ते की समीक्षा कर रहा है। कई अमेरिकी सांसदों ने सऊदी अरब को हथियार देने पर रोक लगाने की मांग की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि सऊदी अरब को इसका नतीजा भुगतना होगा। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ कि अमेरिका क्या कदम उठाने वाला है। सऊदी अरब ईरान के खिलाफ अमेरिका के सबसे भरोसेमंद और पुराने सहयोगियों में से एक है। जानकारों की माने तो अगर अमेरिका ने उसके खिलाफ कोई फैसला लिया तो इसका असर उसकी पॉलिटिकल पोजीशन पर पड़ सकता है, इसलिए वो इस मामले में सावधानी बरतने की कोशिश करेगा। इस मामले पर हमारी नज़र बनी रहेगी। इससे जुड़ी अपडेट्स आपको लल्लन टॉप पर मिलती रहेंगी। अब चलते हैं दुनियादारी के स्पेशल सेगमेंट वीकली राउंड अप की तरफ। इस सेगमेंट में हम उन खबरों पर बात करते हैं जिन्हें हम दुनियादारी में नहीं ले पाए, लेकिन उनका जानना भी आपके लिए ज़रूरी था। एक नज़र डाल लेते हैं। 13 अक्टूबर को इराक से एक बड़ी खबर सामने आई। यहाँ लंबे समय से चल रहे राजनीतिक गतिरोध पर विराम लग गया। इराक के राष्ट्रपति चुनावों में कुर्द नेता अब्दुल लतीफ राशिद की जीत हुई है। राष्ट्रपति लतीफ ने जीत दर्ज करने के बाद में मोहम्मद शिया अल सुडानी को इराक का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। राष्ट्रपति राशिद ने ब्रिटेन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। वो 2003 से 2010 तक इराकी जल संसाधन मंत्री थे। नए पीएम सुडानी की बात करें तो उन्होंने पहले इराक के मानवाधिकार मंत्री के साथ साथ श्रम और सामाजिक मामलों के मंत्री के रूप में भी काम किया है। उन्हें संसद में 30 दिनों के अंदर बहुमत साबित करना होगा। अगली खबर है जर्मनी से। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते यूरोपीय देश रूस से खफा हैं। कई देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं। इस बात से चिड़े रूस ने यूरोप तक गैस पहुंचाने वाले पाइप पर पांव रख दिया, जिसके कारण कई यूरोपीय देशों की सांस फूल गई है। उनमें से एक जर्मनी भी है। जब से रूस ने जर्मनी को गैस की सप्लाई बंद की है, तब से वहां पर महंगाई बढ़ने लगी है। जर्मनी अपनी जरूरत का 55% हिस्सा रूस से लिया करता था। जर्मनी के इस संकट में उसका साथ देने मित्र देश फ्रांस आया है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि फ्रांस जर्मनी को गैस की सप्लाई करेगा। हालांकि फ्रांस जितनी गैस सप्लाई जर्मनी को कर रहा है उसकी रोजाना की जरूरत का मात्र 2% ही है, लेकिन वो कहावत है ना कि डूबते को तिनके का सहारा भी काफी लगता है। फ्रांस ओबेरगिलबैक गांव से सप्लाई करेगा। ये गांव दोनों देशों की सीमा पर पड़ता है। पिछले महीने जर्मनी ने भी कहा कि जरूरत पड़ने पर वो फ्रांस को बिजली की सप्लाई करेगा। हो सकता है कि आपके मन में सवाल पैदा हो कि क्या रूस की गैस सप्लाई बंद करने से फ्रांस प्रभावित नहीं हुआ, तो इसका जवाब है नहीं। फ्रांस गैस और अपनी एनर्जी की खपत नॉर्वे से पूरी कर लेता है। अगली अपडेट इजराइल से।
इजराइल और लेबनान ने 1948 से चले आ रहे समुद्री सीमा विवाद को सुलझा लिया है। इसके साथ वहां पर मौजूद गैस के बंटवारे को लेकर भी रजामंदी हो चुकी है। क्या है विवाद वो भी बताएंगे, लेकिन पहले जानिए बयान में क्या कहा गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री याया लापिड के दफ्तर की तरफ से बयान जारी कर कहा गया है, इजराइल और लेबनान समुद्री सीमा विवाद को सुलझाने वाले एक ऐतिहासिक समझौते पर पहुंच गए हैं। दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता करने वाले देश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस संधि को मील का पत्थर बताते हुए सभी पक्षों से इसका सम्मान करने की अपील की है। पूर्वी भूमध्य सागर में गैस का बड़ा भंडार है और इस पर सभी देशों की नज़र है। इजराइल यहां से बड़ा मुनाफा कमाने की फिराक में है। उसने अनुमान जताया कि वहां करीब 1000 अरब घन मीटर गैस दबी हो सकती है। बीते 2 सालों से इस इलाके के आसपास तुर्की भी गैस खोजने के अभियान चला रहा है। इसी जगह कुछ ऐसे इलाके हैं जिनमें इजराइल और लेबनान दोनों ही अपना कब्जा बताते हैं। बस इसी के बीच विवाद था जो अब सुलझ गया है। अब चीन का हाल भी जान लेते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग में एक जिला है जिसका नाम है हैडियन। यहाँ सितोंग नाम का एक ब्रिज है। इस ब्रिज पर 14 अक्टूबर को कुछ बैनर टंगे दिखाई दिए। एक बैनर पर लिखा था, हमें खाना चाहिए कोविड के PCR टेस्ट नहीं, हमें आज़ादी चाहिए लॉकडाउन नहीं, हमें इज्जत चाहिए झूठ नहीं, हमें बदलाव चाहिए सांस्कृतिक क्रांति नहीं, हमें लोकतंत्र चाहिए तानाशाह नहीं, हमें नागरिक बनना है गुलाम नहीं। वहीं बाजू में टंगे एक और बैनर पर लिखा था, आइए हम स्कूल और काम से हड़ताल करें और तानाशाह शी जिनपिंग को हटा दें। ब्रिज पर लगे इस बैनर की लोगों ने फोटो और वीडियोस ली। जब ये फोटोज और वीडियोस चीनी सोशल मीडिया पर गई तो बवाल मचा। चीनी सरकार ने आनन फानन में सोशल मीडिया से वो पोस्ट हटवाई। इन्हें पोस्ट करने वाले कई अकाउंट्स को सस्पेंड भी कर दिया गया। इसके बाद चीन की सरकार ऐसे पेश आई जैसे कुछ हुआ ही ना हो, माने सरकार जिनपिंग के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश में है। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की कांग्रेस की तैयारी चल रही है। इस बार भी CCP की बैठक में जिनपिंग को राष्ट्रपति के तौर पर तीसरा कार्यकाल मिलना तय माना जा रहा है, लेकिन इससे पहले यहाँ के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अगर इस बार राष्ट्रपति के तौर पर तीसरी बार जिनपिंग को समर्थन मिलता है तो शी जिनपिंग मरते दम तक चीन के राष्ट्रपति रहेंगे। लोगों को यह डर है कि उनकी तानाशाही और ज़्यादा बढ़ जाएगी। चीन की कहानी के बाद आज की अगली और अंतिम अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। पिछले 24 घंटों से वहाँ मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में जलस्तर बढ़ गया है। सरकार ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने का आदेश दिया है। करीब 500 घर बाढ़ में डूब गए हैं। एक की मौत हुई है और एक लापता बताया जा रहा है। देश में भारी बारिश से अचानक आई बाढ़ से इस साल 20 से अधिक लोगों की मौत हुई है। 3000 घरों और दफ्तरों की बिजली काट दी गई है। स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य विक्टोरिया इस सप्ताह बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। न्यू साउथ वेल्स के फोर्ब्स शहर से 600 लोगों को घर खाली करने के लिए कहा गया। यहाँ लगभग 250 घरों और व्यवसायों में बाढ़ आने की आशंका है। देश दुनिया की बाकी हलचलों पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। अब अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।